हाँ बच्चों, तो आज कॉन्ट्रैक्ट की अगली क्लास में आपका स्वागत है और आज आगे के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, दैट इज क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझो। इसकी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किए नहीं जाते हैं, लॉ बीच में आके दोनों में अपने आप करवा देता है। बात समझ रहे हो? यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होते कि हम ऑफर भेजेंगे, आप एक्सेप्ट करोगे, फिर प्रपोजल होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर एग्रीमेंट बनेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। ये होते क्रिएशन बाय लॉ। ठीक है, तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट को कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है। अपने आप क्रिएट होते हैं, अपने आप इम्पोज्ड होते हैं। तो लिखा हुआ है सच ऑब्लिगेशन, सच कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड एंड क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज नोन एज क्या? क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है कुछ ऑब्लिगेशन है जो लॉ थोपता है और उन्हीं को हम लोग क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोला करते हैं। जैसे एक दिन एग्जाम्पल बनाया था हमने कि अगर किसी माइनर चाइल्ड को आप कोई नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हो, तो हमने बताया था कि कोर्ट आपको ऑर्डर देता है, लॉ आपको परमिशन देता है कि जब वो मेजर हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी से जितनी वैल्यू का आपने नेसेसिटी उसको सप्लाई किया है, उसकी प्रॉपर्टी से वो अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल था क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का। तो कहां कहां कोर्ट आपकी मदद करता है अपने अनुसार। ठीक है, मतलब अपने आप मदद करेगा, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो चाहे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, लॉ इम्पोज करता है डायरेक्टली। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आते हैं? पहले क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात है कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है, नॉट अराइजेस बाय एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू नहीं होता है, लॉ इम्पोज करता है। दूसरा, द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी एंड नॉट नो प्रॉमिस ऑफ एनी अदर पार्टी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो जिनके ऊपर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट लगता है उन्हीं की ड्यूटी होती है इसको फॉलो करना। ठीक है, इस तरीके कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप यहां से पढ़ सकते हैं हम लोग। तो 5 टाइप के क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो आप पढ़ ही चुके हो, कौन सा? क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर कह सकते हो। इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस चीज को सीधा सीधा माइनर बोल सकते हैं। यानी किसी माइनर को अगर कोई नेसेसिटी सप्लाई करी है तो कोर्ट आपको ये राइट देता है कि जब भी वो मेजर हो जाएगा तो उससे आप वो पैसे रीइंबर्स करवा सकते हो। तो नेसेसिटी सप्लाईज का देखो पहला पार्ट है, यहां से पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल लिखी हुई है। यही 5 बातें हैं लेकिन यहां से पढ़ेंगे, इसमें डिटेलिंग लिखी हुई है। तो पहला है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर। तो इसका एग्जांपल यहां देख रखो, ए ने बी को कुछ सप्लाई किया जो एक माइनर है नेसेसिटीज, तो फिर ए क्या है? अमाउंट रिइंबर्स करवा सकते हैं। रिइंबर्स का मतलब होता है कि वापस ले सकते हैं, किससे? बी की प्रॉपर्टी से। तो ये हक किसने दिया है? लॉ ने दिया है। इसी चीज को क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पेमेंट बाय आ इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इनकी जो फर्म है ए बी इंटरप्राइजेस मान लो। ठीक है, इसने किसी से पैसा कुछ लिया था उधार, फर्म ने पैसा लिया है, ना ए ने लिया है ना बी ने लिया है। फर्म ने पैसा किसी से उधार लिया है 50,000 रुपए, और जिस दिन वो पैसा वापस लेने इंसान आया है उस दिन बी मौजूद नहीं थे फर्म के अंदर, सिर्फ ए मौजूद थे। मतलब ऑफिस के अंदर ए बैठे हुए थे, बी नहीं, और फर्म में पैसे नहीं थे। तो ए ने अपनी जेब से, अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने पर्सनल पैसे में से 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया उस बाहरी पर्सन को। ठीक है, जबकि देना चाहिए था फर्म को। फर्म का मतलब है दोनों लोग को आधे आधे देने चाहिए थे। तो फिर बाद में जब उसने 50,000 का पेमेंट ए ने कर दिया है, मान लो अदर पर्सन सी था, तो बाहरी पर्सन को 50,000 का पेमेंट कर दिया है, तो अब ए चाहे तो बी से 25,000 रुपए अपने रिकवर कर सकते हैं।
इसी को बोलते हैं इंटरेस्टेड पर्सन के बिहाफ पे पेमेंट करना। तो अगर कोई पेमेंट आपने किसी के बिहाफ पे कर दी है तो उस पैसे को भी आप वापस ले सकते हो। तीसरा है बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ठीक है, तो अगर कोई एक्ट किया है आपने तो उसके लिए कोई बेनिफिट है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल, मान लीजिए सड़क पे जा रहे थे और सड़क पे कोई प्ले चल रहा था, कोई डांस कर रहा था। ठीक है, रोड के किनारे आप देखते होगे छोटे छोटे बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, और बाद में क्या करते हैं, जब आप एक्ट देख लेते हो तो थोड़े पैसे की डिमांड करते हैं कि भैया इसमें 10-20 रुपये आप डाल दीजिए। इसी को बोलते हैं दैट इज नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। तो मान लीजिए ऐसा एक्ट आपने देखा और बेनिफिट आपने उठाए हैं, तो जो एक्ट कर रहा होगा वो आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉ इंपोज करता है कि अगर कोई एक्ट कर रहा है और आप उस एक्ट को एंजॉय कर रहे हो, बेनिफिट उससे उठा रहे हो, तो एक्ट खत्म होने के बाद आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। सड़क पे आप गए और सड़क पे आपको कोई मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मोबाइल आपको पड़ा मिला है इसके ओनर को ढूंढो और उसको मोबाइल पहुंचा के आओ, चाहे डायरेक्टली, चाहे पुलिस की मदद लेके, चाहे कैसे भी, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको गुड्स मिले हैं, जिसने गुड्स फाइंड किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइंड आउट द रियल ओनर और उसको ये गुड्स डिलीवर करें। ठीक है, तो ये भी किसको, मतलब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइंडर ऑफ गुड्स की। तो ये भी एक क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ इंपोज कर रहा है आपके ऊपर। और सबसे लास्ट में है मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्सन। गलती से कोई अमाउंट अगर आपको दे दिया है तो वो आप बाउंड हो जाओगे उसको वापस करने के लिए। बात समझ लो, कोई अमाउंट अगर गलती से हमने पे कर दिया, आपको वो नहीं पे करना था लेकिन गलती से आपको पे कर दिया है, तो आप बाउंड हो। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं देते समय आपको देखना चाहिए था, ये है वो है, आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये अधिकार हमें कोर्ट देता है। तो इन्हीं को हम लोग क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो होपफुली आप क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और उसके 5 जो क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आज की तारीख में उनको समझ पाए होगी। अगला है बेटा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब समझते हैं व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जो किसी चीज के होने या ना होने पे निर्भर करता हो। जैसे हमने मान ले कहा कि कल अगर सूरज निकलेगा तो क्लास होगी, नहीं निकलेगा तो क्लास नहीं होगी, और क्लास अगर हुई तो भाई पेमेंट करोगे आप क्लास की। या हमने कहा ये पेन हमें बेचना है, लेकिन पेन हम 10 रुपए का बेचेंगे कल, लेकिन तभी बेचेंगे जब सूरज निकलेगा। मतलब ये पेन का बेचना और ना बेचना, ये कॉन्ट्रैक्ट उस बात पर निर्भर कर रहा है कि सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जब किसी अनसर्टेन इवेंट पे, अनसर्टेन का मतलब होता है कि निकल भी सूरज सकता है और नहीं निकल भी सकता है। अगर डेफिनेट पहले से पता है कि नहीं कल सूरज नहीं निकलेगा, कल सूर्य ग्रहण है, निकलेगा ही नहीं दिन भर सूरज, तो फिर इसको सर्टेन इवेंट बोलेंगे। इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए, मतलब वो हो भी सकता है इवेंट और नहीं भी हो सकता है, दैट इज अनसर्टेन इवेंट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल समझो, ए ने बी को कहा है कि भाई 50,000 रुपए पे कर देंगे अगर बी का हाउस जल जाएगा तो। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेंसी है कि हाउस जला तो पे करेंगे, नहीं जला तो नहीं पे करेंगे। दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन द हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट। अब इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पहले होगा,
फिर कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो किसी काम के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा, और वो काम का होना या ना होना फ्यूचर पे है। हो सकता है हम कहें सूरज निकलेगा तो कांटेक्ट करेंगे, या सूरज नहीं निकलेगा तो कांटेक्ट करेंगे। मतलब किसी काम का होना भी हो सकता है और नहीं भी होना हो सकता है। इवेंट जो होना चाहिए वो अनसर्टेन होना चाहिए। अभी हमने बताया था, अगर पहले से पता है कि ये काम नहीं होगा और वही बोल रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं होगी तो पहले से पता है कि भाई नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अनसर्टेन होना चाहिए, मतलब वो काम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इधर और उधर दोनों तरफ जाना चाहिए। पहले से पता है कि ये काम नहीं हो सकता, पता लगा मैच में आखिरी बॉल पे पता लगा 25 रन बनाना है, और आखिरी बॉल से पहले कांटेक्ट कर रहे हैं कि अब अगर जीत गई तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, तो जीतेगी ही कहां, क्योंकि अब इवेंट तो सर्टेन हो गया है। एक बॉल पे कहां से 25 रन बन जाएंगे? सिस्टम बात समझ लो। अब ये नहीं कहोगे सर नो बॉल होती चली जाए 5-6 ठो तो इतने बेवकूफ थोड़ी ना होंगे इंटरनेशनल में कि हाँ 6-7 नो बॉल एक साथ फेंक दे वो, और तुम छक्के पे छक्के उड़ाते चले जाओ। समझ रहे हो? तो ये सब क्या होता है कि हाँ वो सर्टन ही हो जाता है। फिर ऐसे कॉन्टेक्ट को हम लोग कंटिंजेंट नहीं कहेंगे। यानी कंटिंजेंट कॉन्टेक्ट क्या होते हैं? रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड होता है, वो इवेंट के होने या ना होने पे। और ये इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए, और इस अनसर्टेन इवेंट का रिलेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। ऐसा ना हो एकदम सर पैर की बात हो, ठीक है, कि कह दिया कि ठीक है ये चीज है और पता लगा मतलब एकदम सर पैर की, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से। बात समझ रहे हो? जैसे हमने कहा कि बेटा मान लो हम डॉक्टर हैं, हमने दवाई दी, हमने कहा अगर बुखार ज्यादा तेज हो तो दवाई खा लेना, तो ये समझ में आता है। फिर हमने कहा मान लो हम डॉक्टर हैं, हमने कहा ऐसा है सुबह उठना और सड़क से देखना अगर गाड़ियां चल रही हो दवाई खा लेना। मतलब गाड़ियां चलने और दवाई खाने का क्या रिलेशन? इसी चीज को बता रहा है कि जो इवेंट है वो कोलेट्रल होना चाहिए कॉन्टेक्ट से। जो जिस चीज का कॉन्टेक्ट कर रहे हो इवेंट का कोई ना कोई रिलेशन उससे होना चाहिए, एकदम सरपैर की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये है बेटा एसेंशियल चीजें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अब कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, तो आओ इनका भी देख सकते हैं। सब वही फिर से बात लिखेगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड होते हैं, और जब उस इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग हो पाएगी तभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। When event are contact is contingent to be deemed impossible, मतलब होना संभव नहीं है। If it is future contact of a living person, ठीक है। तो कुछ और बातें बताई गई हैं फर्जी की। फ्यूचर अगर कंटिंजेंट कॉन्टैक्ट है जो इम्पॉसिबल इवेंट के होंगे तो उनको वाइड कहा जाएगा। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहेंगे? वैलिड वाइड। तो वाइड टिक करके आओगे तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो जहां जहां से जो चीजें बन रही वो हम आपको बताते चले जा रहे हैं। अब इसी चीज को यहाँ हल्का हल्का लिखा हुआ है, तो ये पार्ट जो है वो रीडिंग पर्पस है, समझ लो। इससे कुछ एमसीक्यू बनेंगे नहीं, ये आप एक बार रीड कर लोगे बस, ठीक है। रीडिंग ओनली है, इसलिए लिख दिया हमने क्या? रीड ओनली। यानी इसको एक बार हल्का हल्का पढ़ लोगे, यहां से कुछ एमसीक्यू बनने वाले नहीं इतने ज्यादा, ठीक है। तो इसको एक बार रीडिंग लगा लोगे इस 2 पन्नों की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसे कैसे होगी, ठीक है, ये हम लोग को देखना है। कौन परफॉर्म करवाएगा, किसके बिहाफ पे हो पाएगी, ये सारी बातें इसके अंदर हम लोग की आने वाली, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लिखा है एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन ईच पार्टी। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हर पार्टी को कुछ ना कुछ काम करना होगा, कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं। When both of the party of contract fulfill their obligation toward each other, तो कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड हो गया है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का मतलब है कि दोनों पार्टी फ्री हो गई हों, जो भी हमको काम करना था
मान लीजिए हमको पढ़ाना था तो हमने पढ़ा दिया है, आपको पेमेंट करनी थी तो आपने हमको पेमेंट कर दी है, तो माना जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, परफॉर्म्ड हो गया है, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कह सकते हो सरल भाषा में। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन यही है कि भाई जो भी आपको काम करने के लिए बोला गया है उस चीज को आपको परफॉर्म करना होगा, उसको आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि एग्जाम्पल समझो, इसका क्या है, when a promiser has made an offer of performance to the promisee and offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non performance। मतलब समझो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आपसे कहा कि भाई 1000 रुपये फीस लगेगी, और कल आप फीस लेके आ भी गए ऑफिस। कल जब फीस देने रहे तो हमने कहा बेटा अभी रखो, ले लेंगे, काहे परेशान हो, कल ले लेंगे, रखे रहो, और तुमने फिर वापस जेब में रख लिया। यानी आपने क्या किया, परफॉर्म करने जा ही रहे थे, आपने परफॉर्मेंस का ऑफर हमको दिया कि सर पैसे लाएं ले लो, लेकिन हमने क्या कहा, बेटा अभी रखे रहो, कल ले लेंगे। तो फिर अगर मान लीजिए आप कल पेमेंट नहीं कर पाते हो, पैसे आपसे खर्चा हो गए, और फिर 2-4-10 दिन बाद आप पेमेंट करते हो, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो नॉन परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस का ऑफर तो हमको दिया कि सर लीजिए पैसा लाएं ले लो, लेकिन हम ही ने कह दिया कि नहीं नहीं बेटा कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, और फिर कल परसों आके आप कह गए कि सर पैसे गिर गए हैं, अब हम आपको 10-15 दिन में व्यवस्था करके देंगे, तो हम फिर आपके ऊपर इस चीज के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते, यानी आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये माना जाएगा कि आपने परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी लेकिन हम ही ने बीच में रोक दी, फिर उसके बाद तुम्हारा जब मन होगा तब परफॉर्मेंस कर दो, मतलब जब मन हो तब पेमेंट कर दो। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई, ठीक है। अगला, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली when a party of contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in the contract entirely, promisee may put an end of the contract unless he has signified by word or contract। इतने वर्ड की बात बताई है। इस चीज को बेटा एग्जाम्पल समझो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उस चीज का एग्जाम्पल समझेंगे। ए जो है वो एक सिंगर है और बी से कांटेक्ट किया है, और बी जो है किसी थिएटर के मैनेजर हैं कि इनके थिएटर में 2 नाइट हर वीक आके ये गाना गाएंगे नेक्स्ट 2 मंथ तक, यानी हर महीने में होते हैं 4 वीक, 8 वीक इनको जाना था टोटल, और हर वीक में 2 नाइट परफॉर्म करनी थी, सिंग करना था। बी इंगेज टू पे हर ₹100 फॉर एवरी नाइट, हर नाइट 100 रुपए देंगे। ऑन द 6th नाइट, मतलब 5 नाइट तो गए, पैसे मिल गए, 6 नाइट ए विलफुली एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, बी इज एट लिबर्टी टू पिट एट द कॉन्ट्रैक्ट टू द एंड। बात समझ रहे हो, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लगातार परफॉर्म करना था 10, 15, 20 दिन तक, आप बीच में परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देते हो, बिना बताए छोड़ के चले गए, 6वीं नाइट को जानबूझ के ए नहीं गया वहां, तो अब बी के पास है कि बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, उसी दिन अगले दिन फोन करके कह दे कि भैया अब आपको आने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, काम खत्म हो गया। जैसे नौकरी में देखते होगे, मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है और आप बना बताए 3 दिन ऑफिस ना जाओ, तो चौथे दिन ऑफिस जाओगे तो वो लात मार के भगा ही देगा, क्योंकि उसके पास ये राइट है, यहाँ सेक्शन 39 राइट दे रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हुआ है कि आप नौकरी करोगे, आपको 10,000 महीना देंगे, बिना बताए आप बीच में एब्सेंट हो गए, तो इस सेक्शन का बेनिफिट उठाते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा आपका एम्प्लॉयर। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे सेक्शन 40, सेक्शन 40 क्या कहता है,
पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, इस चीज को भी यहां कहानी बहुत लंबी लिखी है, एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको ये सारी बातें। ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी, तो ए ने बी को प्रॉमिस किया है कि कुछ पैसे देंगे। ए मे परफॉर्म हिज प्रॉमिस आइदर बाय पर्सनली पेइंग द मनी टू बी और बाय कॉजिंग इज टू बी पेड टू बी बाय अनदर। तो कह रहे हैं चाहे हम तुमको दें चाहे किसी से दिलवाएं, लेकिन पैसा तुम्हें मिलेगा। इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, मान लो 15 अगस्त को पेमेंट करनी थी और मिस्टर ए 15 तारीख से पहले निकल लिए, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। यानी ऐसे में क्या होगा कि जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी मिस्टर ए चले गए हैं तो मिस्टर ए के सन को, ठीक है, मिस्टर ए के सन को पैसे देने पड़ेंगे, या मिस्टर ए का जो सन है वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करे कि मिस्टर ए का सन कह रहा कि हम नहीं दे देंगे, हमारे ब्रदर दे देंगे, और ब्रदर ने एग्री कर लिया है उनके, या कहा है कि मम्मी जी दे देंगी, मम्मी जी एग्री कर गए हैं। ठीक है, यानी जो भी उसका लीगल हेयर होगा उसको वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये सेक्शन 40 बोल रहा है। अगला सेक्शन 41, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो अगर कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे आपके बिहाफ पे मान लीजिए आपके पापा जी पैसा जमा करने आ गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम तो बेटे को पढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं से पैसे लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। बात समझ लो, वो फीस जमा करने आए हैं, चुपचाप फीस ले लो, मिल रही है। बात समझ लो, तो वही लिखा है कि थर्ड पर्सन से अगर परफॉर्मेंस आपने एक्सेप्ट कर ली है तो फिर लाइबिलिटी से बच्चा फ्री हो जाएगा। आपके बिहाफ पे अगर आपके पिताजी पैसा दे गए हैं तो आपसे पैसा मांगने का अब मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पैसे तो हमको मिल गए हैं, चाहे आपने दिए हों चाहे आपके पिताजी ने दिए हों। ये नहीं कह सकते नहीं देखो हम पढ़ा तुम्हें रहे हैं, पिताजी दे गए उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम पैसा दो। बात समझ लो, ऐसी बात हम नहीं कर सकते। डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर ज्वाइंट लायबिलिटी है, ज्वाइंट लायबिलिटी वही पार्टनरशिप के अंदर आती है कि 2-3 पार्टनर हैं और तीनों लोग ज्वाइंटली लाइबल हैं, तो उसी में आएगा कि थोड़े थोड़े पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे अगर एक पर्सन ने सारे पैसे दे दिए हैं तो वही लिखा है व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ ज्वाइंट प्रॉमिस देन अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट all such person during the joint life and after the death of any of them his representative jointly with the survivor। दुनिया भर की बातें बताई। मान लीजिए ए बी और सी ने ज्वाइंटली कुछ प्रॉमिस किया था कि डी को पैसा देंगे, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो ए की मृत्यु हो जाती है तो ये नहीं कि बी और सी ही पैसा भरेंगे, फिर ए का रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी और सी मिलके पैसा भरेंगे। इसमें से मान लो ए और बी की मृत्यु हो जाती है तो ए का रिप्रेजेंटेटिव, बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी खुद मिलके पैसा भरेंगे, और सबकी मृत्यु हो जाती है तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके आपस में सारा पैसा डी का भरेंगे। ये लिखा हुआ है सेक्शन 42 में। ठीक है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 42 में। अगला, एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर में कंपेल्ड टू परफॉर्म्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन 2 और मोर पर्सन मेक ज्वाइंट प्रॉमिस में इन एब्सेंस ऑफ द एक्सेस एग्रीमेंट टू द कंट्री कंपेल एनी और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रॉमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। यानी अगर ए ने, बी ने, सी ने मिल के डी को पैसा वापस देने का किया है, और मान लीजिए जब डी पैसा लेने आते हैं तो बी और सी मौजूद नहीं है, तो डी के लिए ए फुलफिल लाइबल होंगे, ए पूरा पैसा डी को अदा करें, बाद में बी और सी से रिकवर कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी मान लीजिए बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए
तो ये नहीं होगा कि इनको 3,000 रुपए देने थे तो खाली 1,000 रुपए दे दें, कहें देखो 3,000 उधारी थी, 3 लोग थे, 1,000 रुपए हुआ, हम 1,000 अपना दिए दे रहे, बाकी तुम समझो जाके। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये दोनों लोग सक्षम नहीं है या इनकी डेथ हो गई है या इनके पास कुछ पैसा नहीं है अभी, तो ए को पूरा पैसा इनको देना पड़ेगा, बाद में बी और सी से रिकवर करने का राइट इनके पास बनता है। ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज को यहाँ पे बताया गया, शेयरिंग ऑफ लॉस, एक्सप्लेनेशन सब दिया रखा है, ठीक है। इस चीज को यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपए देना। डी में कंपेल आइदर ए बी सी टू पे 3,000 रुपए, मतलब ए बी सी से मांग ही सकते हैं, किसी एक से भी मांग सकते हैं पूरा पैसा, क्योंकि ज्वाइंटली पे कर रहे हैं। तो कंपेल मतलब इनसे अधिकार समेत मांग सकते हैं किसी से भी, और कोई अगर पे कर देगा तो बाकी आपस में लोग अपना मांगते डांटते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो वही कहा है कि किसके ऊपर अधिकार स्वरूप पैसे मांग सकते हैं, किसी एक से भी पैसा मांग सकता है मिस्टर डी, ठीक है। और आगे चलते हैं बेटा। इसी में और एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल समझो तो फिर आपको कंपेल वाली बात समझ में आएगी। ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपए। सी कंपेल टू पे होल, सी ने कहा है कि हम पूरा पैसा दे देंगे। ए इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी डी को 3,000 रुपए सी ने पे कर दिया, बाद में ए इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बट हिज एसेट आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट। 1/2 ऑफ हिज डेट का मतलब 3,000 रुपए में क्या हो गया, 1,000 रुपए तीनों के हुए, तो ए का जो 1,000 रुपया बनता है उसमें से 500 रुपए ए की एसेट से रिकवर हो गया। यानी कुल मिला के ये है कि सी ने पूरा पैसा 3,000 रुपए पे कर दिया है डी को, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए से कितना मिल पाया है, सिर्फ 500 रुपया, तो बचा कितना, 2,500 रुपए। 3,000 थे, ए से इनको 500 मिल गए हैं और ए 2,500 दे सकता है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बचा 2,500 रुपए। ये 2,500 रुपए बी और सी को बियर करने पड़ेंगे आधे आधे, तो 2,500 रुपए बियर करेंगे, तो यानी 1,250 ए दें और 1,250 बी दें। तो बी अगर सी नहीं 1,250 बी दें और सी दें, ये तो ए से तो 2,500 रिकवर हो पाए। तो क्योंकि सी ने पूरा पेमेंट कर दिया है तो 500 ए से ले लें, 1,250 अपनी जेब से लगाया है, 1,250 जो बी वाला है वो बी से मांग सकते हैं। यही बात लिखा है कि सी इज एंटाइटल टू रिसीव 500 रुपए ए से, जो 500 रुपए मिल सकते हैं, और 1,250 रुपए बी से, बाकी 1,250 इनके हुए, वो अपनी जेब से पे करेंगे। तो ये अधिकार मिल रहा है सेक्शन 41 की वजह से, बात समझ रहे हो। तो इस सेक्शन की वजह से इनको ये चीज का अधिकार मिल रहा, 41 नहीं 43 की वजह से, ठीक है। जो अभी सेक्शन पढ़ रहा है दैट इज 43 की वजह से। अगला, ए बी सी ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपए देंगे। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, सी के पास कोई पैसा नहीं है, मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गए और कुछ भी नहीं पे कर सकते। तो इसका मतलब है कि फिर ए और बी को 1,500 रुपए मिला के डी के अदा करने पड़ेंगे। तो वही लिखा है कि अगर ए ने पूरा पैसा पे कर दिया है तो ए बी से 1,500 रुपए लेने का अधिकार रखते हैं। सबसे लास्ट में ए बी सी ज्वाइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को 3,000 रुपए देने के लिए। ए एंड बी बीइंग श्योरिटीज फॉर सी, ए एंड बी बीइंग ओनली श्योरिटीज फॉर सी, सी फेल टू पे, सी पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। यानी ए बी ने श्योरिटी दे रखी है सी की कि अगर सी पार्ट नहीं देते तो हम दोनों लोग पैसा मिला के देंगे, तो वही चीज लिखा हुआ है, सी फेल टू पे, ए एंड बी कंपेल टू पे द होल ऑफ द सम। फिर ए और बी को पूरा पैसा डी का अदा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये लोग सी से रिकवर कर सकते हैं जब सी के पास पैसा आ जाएगा तो, ठीक है। तो ओनली श्योरिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे बिहाफ पे हम पैसा तो अदा कर देंगे अगर नहीं होगा, लेकिन बाद में हम आपसे रिकवर कर सकते हैं।
लेकिन जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। बाद में ये लोग इनसे नहीं कि ए से कहें भाई तुमने अभी 500 दिए थे तो तुम्हारे भी 500 बचे हैं, बाद में हम 250 रुपए लेंगे तुमसे। एक बार इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके अधिकार खो जाते हैं, फिर पैसा नहीं मांग सकते। तुम्हारे बिहाफ पे कोई पेमेंट कर देगा एज अ सिक्योरिटी, तब वो पैसे आपसे मांग सकता है। ठीक है, तो ये 43 की कहानी थी। वरना अगर इसकी थ्योरी देखोगे तो इतना मजा नहीं आएगा यहां से पढ़ने में, इसके एग्जाम्पल देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको। चलो आओ आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। ठीक है, अगर एक ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दें तो बाकी लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे पेमेंट करने के लिए। लिखा हुआ है वेयर 2 or more person have made a joint promise, a release of one of the such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser and joint promisee neither doesn't free it। इतना मतलब मान लो कि ABC को 3,000 रुपये डी को देने थे और बी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ए बी ने कहा सी से कि बेटा तुम परेशान ना हो, हम हैं परेशान ना हो, यानी ए और बी ने सी को फ्री कर दिया है लायबिलिटी से कि तुम छोड़ दो, तुम भूल जाओ, हम ही दोनों लोग चुका देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो अगर सी को रिलीज कर दिया है तो फिर डी सी से पैसा नहीं मांग सकते हैं, ए और बी से पैसा मांगा जाएगा। ए और बी को 1500 में मिला के डी को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है। फिर है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट व्हेन अ पर्सन हैज प्रॉमिस्ड 2 or more person jointly unless a contrary intention appear from the contract right to claim performing rates as between him and them। ठीक है, दुनिया भर की कहानी बताई है, एग्जाम्पल से पढ़ो मजा आएगा। ठीक है, वरना ये पढ़ते रहोगे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से पढ़ते हो। लिखा है ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 लेंट टू हिम बाय बी एंड सी प्रोमिसेस बी एंड सी ज्वाइंटली टू रीपे देम दैट सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन डे स्पेसिफाइड। तो ए ने बी और सी को 5,000 रुपए उधार के तौर पे दिए हैं, जिसको बी और सी ज्वाइंटली वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ एक सर्टेन डे पे। लेकिन बी की डेथ हो गई है तो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेसिड विद द बीज रिप्रेजेंटेटिव विद सी ड्यूरिंग सी लाइफ। यानी ए की अगर डेथ हो गई है तो ए का नहीं, बी की डेथ हो गई है तो बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी मिल के पैसे चुकाएंगे। और मान लो सी की भी डेथ हो गई है तो फिर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके पैसा चुकाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डेवोल्यूशन, यानी कि जो राइट है वो डाइल्यूट हो जाता है, दूसरे की तरफ चला जाता है। तो जिसकी भी डेथ होती जाएगी उसके रिप्लेसमेंट में कौन आता जाएगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव आता जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कहां होगा परफॉर्मेंस और किस प्लेस पे होगा, किस टाइम पे होना चाहिए और किस प्लेस पे होगा। तो ये तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाता है बेटा कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ परफॉर्म्स किया जाएगा। बात समझ रहोगे? जैसे अभी हमने इंटरमीडिएट और फाइनल की कोचिंग का अनाउंसमेंट किया है कि 15 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बैचेस ऑनलाइन चलेगा या ऑफलाइन चलेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? यानी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। हमने कहा है कि भाई हम पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे? घर में पढ़ाएंगे, कोचिंग में पढ़ाएंगे, तुम्हारे घर आके पढ़ाएंगे, रोड पे पढ़ाएंगे, पार्क में पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे बताओ तो? दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कब पढ़ाओगे? टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेनली तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती हैं, लेकिन अगर नहीं लिखी गई हैं तो क्या होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखा है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ठीक है, और फिर कुछ बातें लिखी और पढ़ते हैं। लिखा है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर समय नहीं लिखा गया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किया जाएगा? रीजनेबल टाइम के अंदर। ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर। अब रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? अरे कॉमन सेंस है। मान लीजिए बेटा आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमारे पास पढ़ने आए होगे, तो हमें जो पढ़ाना होगा वो दिसंबर से पहले पहले पढ़ाना होगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम नहीं लिखा कि कब हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए मेरे पास आए हो, तो हमें कोर्स अपना दिसंबर से पहले कंक्लूड करना पड़ेगा। यानी जो परफॉर्मेंस देनी है वो बिफोर दिसंबर देनी पड़ेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या है। मतलब रीजनेबल टाइम को हम अमाउंट के टर्म्स में नहीं बता सकते कि 10 दिन इज रीजनेबल टाइम या 30 डेज को रीजनेबल टाइम कहा जाएगा। डिपेंड करेगा ये केस टू केस, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कह सकते हो रीजनेबल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाना चाहिए। टाइम एंड प्लेस, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, टाइम वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज टू मेड। तो किसी सर्टेन डेट को करना था लेकिन समय नहीं बताया गया है कि कितने बजे। ठीक है, तो एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल वर्किंग आवर्स। यानी इसमें क्या हुआ है कि तारीख तो निश्चित है कि 13 तारीख को परफॉर्म करना है, कितने बजे वो नहीं लिखा हुआ है। तो भाई जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं नॉर्मल बिजनेस के, उसी आवर्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई चीज मंगाई है मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से, तो रात में 2 बजे डिलीवर करने नहीं आता है आपको। सिस्टम समझ लो, नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होते हैं उनके समय आपको डिलीवरी मिलती है। इसी चीज को यहां कहा जाता है। उसमें डिलीवरी लिख के आ जाती है 13 तारीख को, लेकिन समय तो नहीं लिखा होता 13 तारीख को दिन में 1 बजे डिलीवर करेंगे। तो 13 तारीख का मतलब होता है 13 तारीख को डिलीवरी होगी आपकी गुड्स की। लेकिन जो भी यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर आपने घर का एड्रेस दिया होगा तो फिर वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भी आ सकता है। आपने अगर ऑफिस का एड्रेस दिया होगा तो खुद ही वो दिन में 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आएगा। जानता है उसके बाद जाएंगे तो ऑफिस बंद ही मिलेगा, और फिर वो ये नहीं कह सकता है कि हम गए थे आपने लिया नहीं। बात समझ रहे हो? फिर तो आप ये कह सकते हो 6 बजे के बाद आ रहा ऑफिस कहाँ खुलता रहेगा, कल आना दे जाना आके, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो गुड्स को कल डिलीवर करे। ठीक है, मतलब वो अपनी लायबिलिटी से फ्री नहीं होगा। सिस्टम बात समझ पा रहे हो? तो अगर समय मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर, डेट मेंशन है लेकिन टाइम मेंशन नहीं है, तो एनी टाइम ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। यह एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं बेटा, यहां से एमसीक्यू बनते जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। application for performance on certain day to be at proper time and place। ठीक है, when a promise is to be performed on a certain day and promiser has not undertaking to perform it without application of by the promisee, it is duty of the promisee to apply for the performance as a proper place and within the usual hours of business। तो वही सारी कहानी फिर से लिख दी है, कोई मतलब नहीं। अब अगर है कि प्लेस अगर फिक्स्ड नहीं होगा, अगर मान लो प्लेस फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो जो टाइम था उसी चीज को रीजनेबल प्लेस कहा गया है, एक रीजनेबल प्लेस पे। ठीक है, जैसे आप पढ़ने के लिए आए तो बोले सर आप कहाँ पढ़ाएंगे, तो हमने कहा भाई कोचिंग है वहीं पढ़ाएंगे, या फिर कोचिंग में मान लो नहीं है, जगह खाली नहीं है या सीटें खाली नहीं है, तो हमने कहा अगल बगल में हम कहीं पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे कोचिंग के आसपास ही और कोचिंग वाले माहौल में पढ़ाएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं होगा कि रोड के किनारे अपना पढ़ाने लगे या पार्क में बिठा के पढ़ाने लगे। तो एक रीजनेबल प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है तो कोई रीजनेबल, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक रीजनेबल प्लेस ढूंढा जाएगा और उस जगह उसको परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब एंड सैंक्शन बाय प्रोमिसी।
ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल से बेटा समझो, समझ में आएगा। ए ओज बी ओज ए, मतलब बी को ए को 2000 रुपए देने हैं। ए डिजायर बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विद सी, अ बैंकर। ए का अकाउंट जो सी की बैंक में है, ठीक है, उसको चाहते हैं कि पैसा दे दें बी। बी हु ऑल्सो बैंक विद सी, मतलब सी की बैंक में इनका भी अकाउंट है। सी को ऑर्डर दे दिया है कि ये अमाउंट हमारे कार्ड से काट के सीधा सीधा ए को दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको एक गुड पेमेंट ही कहा जाएगा, ये कहने का मतलब है। यानी अगर हमें आपको कुछ पैसे देने हैं, उल्टा समझो, तुम्हें हमको कोई पैसे देने हैं, मान लो फीस के तुम्हें 2000 रुपए हमको देने हैं, ठीक है, तो तुम्हारा जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक में हमारा अकाउंट है। आपने अपनी बैंक से कह दिया कि ऐसा करो कि हमारे में से 2000 रुपए काट के सर के अकाउंट में भेज दो, और अगर बैंकर ने ऐसा काम कह दिया है तो इसको सही पेमेंट कहा जाएगा, दिस इज अ गुड पेमेंट, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस है, लिखने की क्या जरूरत, एक सेक्शन बना दिया फर्जी में, क्या बताएं। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज आर सिचुएशन वेयर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट देयर मे बी मल्टीप्लाइड प्रोमिसेस, मल्टीपल प्रोमिसेस एंड बोथ पार्टी नीड टू परफॉर्म विद अ सीक्वेंस। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई सीक्वेंस, अगर मान लीजिए हमें कुछ काम करना है और आपको कुछ काम करना है, तो पहले कौन काम करेगा, सिस्टम समझ रहे हो, तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये यहां बताया गया है। तो प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। तो जो प्रोमिसर होगा, मान लीजिए हम प्रोमिसर हैं, तो हम बाउंड नहीं है जब तक तुम अपना प्रॉमिस पूरा ना कर दो या पूरा ना करने लायक दिखाई पड़ो। विलिंगनेस टू परफॉर्म मतलब ये दिखाई पड़े कि हाँ ये बच्चा पेमेंट करेगा या कर दिया है, तब तक जरूरी नहीं कि हम कोर्स कंप्लीट कराएं। सिस्टम समझ रहे हो, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉमिसर बाउंड नहीं है तब तक परफॉर्म करने के लिए जब तक उसको लगे कि सामने वाली भी पार्टी अपना कंसिडरेशन दे चुकी है या दे देगी, उसको लगना चाहिए कि हाँ मिल जाएगा, तभी वो बाउंड है परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। यहां से इसका एग्जांपल दे सकते हो, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड बाई बी ऑन डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय कुछ पैसे देने थे, तब गुड्स डिलीवर करेगा। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। अगर बी डिलीवरी के समय पैसा देने से इनकार कर देते हैं तो फिर ए डिलीवर नहीं करेगा, या इसका उल्टा, बी पैसा लेके खड़े हैं और ए सामान नहीं निकालने झोले से, कह रहे नहीं पैसा लाओ जेब में रखें तब सामान निकालें, तो फिर बी को सर डर सता रहा है कहीं ए पैसा लेके गाड़ी स्टार्ट करके भाग ना जाए, पता लगा हमारा मोबाइल जो लेके आया है वो रखे हुए बैग में, कह रहा नहीं पैसा दीजिए तब हम मोबाइल निकाल के देंगे। तो आप कहोगे नहीं नहीं मोबाइल निकालो तो सामने तो रखो, दो ना, कोई बात नहीं, यहाँ दिखे तुम्हें कि यहाँ लाए हो तुम, जब सामने मोबाइल निकाल के रखेगा तब तुम जेब से पेमेंट निकालोगे, एक हाथ से इधर मोबाइल लोगे, एक हिसाब से पेमेंट दोगे। मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ ये डिलीवरी बॉय है, मोबाइल लेके ही आया है, कुछ गोलेबाजी नहीं हो रही है, समझ रहे हो, पता ईंटा पत्थर पकड़ा के भाग जाए, मोबाइल ना देके जाए, सिस्टम समझ रहे हो। तो जब आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये डिलीवरी देने आया है, डिलीवर करेगा, सामान लेके आया है, तब आप पैसा देने के लिए बाउंड हो। और वो भी उसी एंगल से है कि अगर उसको लगेगा कि तुम पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसा देना चाह रहे हो, हैं पैसे निकाल लो जेब से, तभी वो बाउंड है डिलीवरी देने के लिए। तो दोनों एंगल से चीजें काम करती हैं। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर अगर फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि पहले कौन परफॉर्म करेगा बाद में कौन करेगा, तो उसी ऑर्डर में लिया जाता है। अदरवाइज फिर रीजनेबल ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर का मतलब है कि पहले कौन परफॉर्म करेगा बाद में कौन परफॉर्म करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। और अगर मेंशन नहीं है
तो फिर रीजनेबल ऑर्डर लिया जाता है। मतलब फिर वो केस टू केस निर्भर करेगा। जैसे होटल में आप खाना खाने जाते हो तो अलग अलग होटलों के अलग अलग नाटक हैं। रेस्टोरेंट में आप खाना गए, कहीं होता है टोकन सिस्टम चलता है कि आपको पहले पेमेंट करनी है, फिर आपको टोकन मिलेगा, फिर खाना मिलेगा, खाओ और निकलो। कहीं कहीं ऐसा होता हो और जाते हो, ऑर्डर करते हो, टेबल पे खाना आता है, उसके बाद पेमेंट करते हो। तो ये तो अलग अलग होटल में अलग अलग नियम है। वही चीज यहाँ है कि अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है कि पहले आप खाना खाओगे कि बाद में पेमेंट करोगे, तो जो भी होटल के नियम कानून होंगे जो सबके लिए चल रहा होगा वही तुम्हारे लिए भी लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप गए हो, पता लगा कहीं पे रेस्टोरेंट में वहां टोकन सिस्टम चलता है और आपने कहा नहीं नहीं हम तो भाई बाद में ही पैसा देते हैं, आप पहले खाना लाइए, खाऊंगा तब पैसा दूंगा। तो तुम्हारे लिए नियम थोड़ी ना बदल देगा वहां। बात समझ लो। फिर जो उसके नियम कानून है कि पहले पेमेंट फिर खाना, वही नियम कानून आपके केस में भी चलने वाला है। ये चीज यहां पे लिखी है। अगला, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। ठीक है, इस चीज को भी और एग्जाम्पल से पढ़ो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर ए। तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें बी कुछ काम करके देंगे ए को फॉर 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपए के लिए। बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंगली, बट ए प्रिवेंट हिम फॉर डूइंग सो। तो ए मना कर रहे हैं, ए प्रिवेंट कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। यानी अब ए मना कर रहे हैं तो बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वाइडेबल है, यानी फोर्सफुली करा सकता है काम, या फिर अपने आप को रिस्किन कर सकता है कि छोड़ो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, खत्म करो। जब ए प्रिवेंट कर रहे हैं कि पैसा देने का वादा, मतलब पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हैं कि ये इनके ऑप्शन पे वाइडेबल हो सकता है। वाइडेबल का मतलब है ये कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ए नहीं जा सकते क्योंकि ए ही तो प्रिवेंट कर रहे हैं। तो जो प्रिवेंट नहीं कर रहा होगा वो कोर्ट कचहरी करके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा सकता है कि भाई बी ए जो है वो क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी ए जो है वो नॉन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए ए को कंपनसेशन देना भी पड़ सकता है। यही बात ऊपर लिखी हुई है कि अगर कोई बंदा अपना पार्ट पूरा नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरा वाले पार्ट के एंगल से वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, यानी वो इस चीज को लेके कोर्ट में जा सकता है और जो भी उसको नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई कर सकता है। अगला सेक्शन, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फिर से वही बात है कि कौन पहले प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। यही तो हमने बताया था, ये डिपेंड करेगा वर्क टू वर्क। ठीक है, ये चीज डिपेंड करेगी सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको भी एग्जाम्पल से आप चाहो तो घर पे पढ़ सकते हो। अगला पॉइंट है, अगला सेक्शन, सेक्शन 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग इलीगल। मतलब कुछ उसमें लीगल काम भी है और कुछ इलीगल काम भी है। तो जो लीगल वाला काम रहेगा वो तो ठीक है, वो अगर पूरा नहीं होगा तो कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन जो इलीगल वाला काम रहेगा उसको वाइड एग्रीमेंट बोला जाएगा, यानी उसमें आप कोर्ट कचहरी नहीं ले जा सकते। यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक पार्ट अगर लीगल है एक पार्ट इलीगल है, तो इलीगल वाला पार्ट पूरा नहीं कराया जा सकता है फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब बाय कोर्ट नहीं पूरा कराया जा सकता। अपने मन से वो पूरा कर दे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अपने मन से वो पूरा नहीं करता है तो जोर जबरदस्ती करके आप कोर्ट की मदद से लेके उस चीज को पूरा नहीं करा सकते। ठीक है, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंस का मतलब इंपॉर्टेंट। तो अगर
टाइम इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो टाइम से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना मांगता है। जैसे अपने केस में हमने एग्जांपल दिया था आपके दिसंबर अटेम्प्ट का। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ने आए हो तो कॉमन सेंस है कि दिसंबर से पहले पहले, यहाँ टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी को बोलते हैं टाइम एसेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो उस टाइम के लैप्स होने से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पूरा परफॉर्म करना मांगता है। ठीक है, ऐसे कुछ और बातें लिखी हुई हैं बेकार सी, तो वो अपना हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब कौन सी पेमेंट मानी जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए दो चार पैसे लेने हैं, 2-3 बार के पैसे लेने हैं, तो कौन सी पेमेंट पहले मानेंगे, कौन सी पेमेंट बाद की मानेंगे, वही चीज के बारे में यहां लिखा हुआ है। इसको एग्जाम्पल से यहां से पढ़ो, मजा आएगा आपको। ए ओज बी among other debtor ₹1000 upon a promissory note which falls due on the 1st June। तो 1000 रुपए देने थे पहले जून को। he owes B no other debt, कोई और पैसा नहीं देना है, और 1st जून को ए ने बी को 1000 रुपए दिए हैं। तो कॉमन सेंस हो गया कि एक ही तुम्हें पैसा ही देना था एक चीज का। जैसे मान लीजिए आप मुझसे एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हो और उसके 2000 रुपए हुए, और एक दिन आपने हमारे यहाँ जो मैनेजर था उसको 2000 रुपए दे दिए, रसीद कटा के चले गए, कुछ नहीं बताया किस चीज का पैसा है। तो कॉमन सेंस है, जिस सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे थे उसी चीज का पैसा होगा और किस चीज का पैसा होगा। इसका मतलब आप उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए, फ्री हो गए। दूसरा एग्जाम्पल समझो, अगर 2 पैसे देने होंगे, ए ओज बी एमंग अदर डेटेड सम ऑफ ₹567, बी राइट टू ए एंड डिमांड पेमेंट ऑफ द सम, और ए ने बी को 567 रुपए दे दिए हैं, तो डिस्चार्ज के तरह वही बात तो लिखी, फिर से वही बात लिख दी, सेम एग्जांपल। दिक्कत तो तब होगी जब एक से ज्यादा पैसे आप चाह रहे होगे, तो फिर प्रपोर्शन किया जाता है फीफो बेसिस पे। एग्जांपल, मान लीजिए आपने, सपोज कर लो, हमसे कुछ सामान खरीदा, 1 जून को कुछ सामान खरीदा 2000 रुपए का, फिर 2 जून को भी कुछ उधार खरीदा है 2500 रुपए का, 3 जून को भी उधार खरीदा है 2500 रुपए का, और 5 जून को आके आपने हमको 4000 रुपए दे दिए हैं। तो अब ये किसकी पेमेंट माने, किस में जमा करें? तो या तो तुम 5 तारीख को 4000 रुपए देते समय हमें बताओ कि आपको पहले बिल में पैसा जमा करना है, दूसरे बिल में जमा करना है, तीसरे में जमा करना है, कहाँ जमा करना है। और अगर कुछ नहीं बताया गया है तो फिर फीफो बेसिस अप्लाई होगा, यानी इस 4000 में 2000 पहले बिल का मानेंगे, बाकी 2000 दूसरे बिल में मानेंगे, और यहां से बचेगा 500 रुपया। तो दूसरे बिल का भी 500 देना बाकी है और तीसरे बिल का 2500 बाकी है, ये कहना चाहते हैं यहां। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपोर्शन ऑफ पेमेंट, यानी अगर एक से ज्यादा पेमेंट बाकी है तो फीफो बेसिस में, यानी जो पहले आपकी उधारी थी उसमें पहले जमा होगा, दूसरी उधारी में उसके बाद जमा होगा, इस सीक्वेंस में जमा किया जाता है पैसा। ठीक है, ये सारी कहानी यहां लिखी हुई है, एग्जाम्पल बना के हमने आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक आ गया, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो आओ बेटा देखते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना। कैसे खत्म होता है ये समझो। एक तो होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब दोनों पार्टी ने अपना अपना परफॉर्मेंस पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होता है, तो एक तो होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन का पार्ट पूरा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा होता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में क्या होता है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने कुछ रिन्यू करा दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे आपके बीच में हुआ था उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिन्यूएशन करा दिया है, तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में ये आते हैं। नोवेशन मतलब एक नया एग्रीमेंट हो गया है, पुराने को तोड़ दिया, हमने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको भूल जाओ, उसको खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
तो उसको बोलते हैं नोवेशन। अल्टरेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही है लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। पहले मान लो हमें 4 सामान बेचने थे तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया। हमने कहा आप 3 ही सामान बेचने, 1 सामान नहीं बेचा, या 5 सामान बेचने हैं, अब हमको 4 नहीं बेचने 5। दैट इज अल्टरेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर दो। तो इन चीजों को यहां से पढ़ते हैं। पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यहां से डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस समझ सकते हो, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गए हैं। परफॉर्मेंस 2 तरीके की होती है, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, और अटेम्प्टेड में होता है कि अटेम्प्ट कर दिया है हमने, अभी पूरा नहीं किया है। तो अटेम्प्ट जो होता है उसको भी परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट मानते हैं। जैसे आप पैसा देना चाह रहे थे, हमने कहा परसों दे देना, तो ये मानते हैं कि आप पैसा दे रहे हो, हमको दे दोगे, दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो ये चीज समझ गए। दूसरा है बेटा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में ये आते हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। तो इन 7 पॉइंट को 6 पॉइंट को यहां से हम लोग डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ रहे हैं। तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में पहला होता है नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट के रिप्लेसमेंट में। तो ऐसे में जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कहा जाता है कि भैया वो डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, और उसके जगह पे हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। नया कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टी वगैरह होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो सब डिस्चार्ज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। दूसरा होता है बेटा अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस कर दिया है, एक या एक से ज्यादा टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस कर दिया है, दैट इज अल्टरेशन। तीसरा रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। आपस में एक दोनों एग्री होके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिए हैं कि भैया ना तुम परफॉर्मेंस करो ना हम, कॉन्ट्रैक्ट लाओ। दोनों लोग ने 20 से फाड़ा और ऐसे उड़ा दिया पेपर सारे, समझ लो। तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन हो गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड हो गया प्रॉपर। तो आपस में म्यूचुअली एग्री करके आप कैंसिल कर सकते हो। रेमिशन। रेमिशन मीन्स एक्सेप्टिंग अ लेसर परफॉर्मेंस। हमने आपको पढ़ाया और आपसे लेने 1000 रुपए, हमने पढ़ा दिया, और आपने मान लीजिए सपोज कर लिए 990 रुपए दिए और कहा सर 10 रुपए नहीं है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि भाई चलो अच्छा 990 दे दो, बात खत्म, 10 रुपए डिस्काउंट कर दिया या बैड डेट्स में डाल दिया, खत्म कर दिया, अब नहीं देना है। तो हमने अगर लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली है तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने 990 रुपए देते समय हमसे कहा था कि ये फाइनल पेमेंट है सर, अब ये 10 रुपए बाद में ना मांगना हमसे, अब दे नहीं पाएंगे हम। तो दैट इज रेमिशन, यानी ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये नहीं कह सकते बाद में कि 10 रुपए और दो आके, ठीक है। वेवर। वेवर का मतलब माफी। हमने आपको पढ़ा दिया, किसी वजह से हो सकता है, कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाए, और हमारा दिल बड़ा था तो हमने कह दिया भाई वेव कर दिया, माफ कर दिया, बात छोड़ो, नहीं देना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। हमने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, आपने अपने चीज का वेवर लगा दिया, माफी लगा दी, और हमने माफ कर दिया, तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। तो ये सब नए एग्रीमेंट होते हैं। वेवर का मतलब ऐसे मुंह जबानी नहीं होता, लिख के देना पड़ेगा कि हमने ये पैसे माफ कर दिए हैं, अब नहीं देने की जरूरत है। तो जब भी कभी फ्यूचर में मांगेंगे तो वो चीज दिखा सकता है सामने कोर्ट में। तो ये सब इन सबके एग्रीमेंट होते हैं। तो पहला समझा डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा समझा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, तीसरा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम लैप्स हो जाए, तो मान लीजिए हमने कहा था कि भाई परसों तक सामान देना है और पैसे लेने हैं, परसों का अगर टाइम बीत गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ना आपको सामान लेना है ना पैसे देने। बात समझ रहे हो। तो डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था एक फिक्स या रीजनेबल टाइम में, और ये टाइम अगर लैप्स हो जाता है तो उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो समय बीत चुका है, ठीक है। जैसे एक हमारा मान लीजिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ पेन सेल करने का, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। हमने कहा परसों तक पैसे दे दो 3 रुपए और पेन ले जाओ। आप नरसों चले आ रहे हो तो नरसों कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो चुका है, क्योंकि 3 ही दिन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था।
समय सीमा लिखी थी कि 3 दिन के अगर पैसा दोगे तो आपको देंगे, ठीक है। तो वो अगर टाइम लैप्स हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। दोनों पार्टी को अब अपना प्रॉमिस पे मतलब प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, ना हम पेन आपको देंगे ना आप हमें पैसे दोगे। अगला, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कि मान लो पार्टी में से किसी पार्टी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टी किसी में मर्ज हो जाए। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड से आपने एग्रीमेंट किया और जो ए लिमिटेड है बाद में बी लिमिटेड के साथ मर्ज होके ए बी लिमिटेड बन गई। तो जैसे ही कंपनियों का मर्जर होता है पुरानी वाली कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए लिमिटेड से, अब ए लिमिटेड दुनिया में ही नहीं है क्योंकि अब नाम हो गया उसका ए बी लिमिटेड। आप समझ रहे हो? तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही खत्म हो गया। अब अगर ए बी लिमिटेड से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट रखना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना है तो नया कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, पुराना वाला खत्म हो चुका है। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अनऑथोराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई जरूरी अल्टरेशन कर दिया। अनऑथोराइज्ड का मतलब है अपने आप से ही, यानी दोनों पार्टी मिलके नहीं, एक ही पार्टी ने। आपने पेन मंगाया था नीला, हमने अपने आप से ही हमने कहा काला भेजो देखा जाएगा जो होगा, तो जबरदस्ती का अपना अल्टरेशन कर दिया है, दैट इज अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन। अनऑथोराइज्ड का मतलब है दूसरी पार्टी की कंसेंट नहीं ली गई है उस अल्टरेशन के लिए। तो अगर कोई मटेरियल अल्टरेशन, जरूरी अल्टरेशन कर दी हमने विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। फिर आगे उस चीज को, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं। दो और हैं बेटा इसमें, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे इसमें वो आया था पेंटिंग वाला, आपने पेंटर से कांटेक्ट किया कि वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, बीच में उसका हाथ कट गया, तो आप समझ जाओ कांटेक्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो जब परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी दिखे लगे तब भी वहीं पे कांटेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऊपर नीचे यहां लिख दिया है, यहां देखो 6 नंबर में है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 5 नंबर में है इम्पॉसिबिलिटी। इन्होंने इसको 6 कर दिया, इसको 5 कर दिया है। तो इम्पॉसिबिलिटी वाला इन्होंने नीचे लिखा और ब्रीच वाला ऊपर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्पॉसिबिलिटी वाला बताया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, अगला टॉपिक ही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज जब ये पढ़ लोगे तब समझ में आएगी। यानी अगर कोई ब्रीच कर दे, ब्रीच का मतलब है ऑब्लिगेशन देने से मना कर दे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरी वाली पार्टी चाहे तो अब कॉन्ट्रैक्ट को ना पूरा करे। तो एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, तो होपफुली 10-12 मिनट लगेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो आओ इसको देख लेते हैं, जिससे ये लास्ट क्लास हो जाए हमारी कॉन्ट्रैक्ट की। इससे पहले 2 क्लासेस आपके मिल चुकी हैं यूट्यूब पे और ये तीसरी क्लास है, और इन तीनों क्लास को अगर देख लेते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी दशा में पूरा हो जाएगा। अगला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का मतलब है कि हम अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। तो ब्रीच का मतलब देखो यहां बीच में लिखा हुआ है फेलियर और रिफ्यूजल, फेल हो जाए या ना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करें तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से हैं, दैट इज एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने पेन बेचना था परसों, हमने कहा बेटा परसों नहीं, मान लो 15 अगस्त को, तो हमने कहा 15 अगस्त को पेन बेचेंगे 10 रुपए का और तुम 10 रुपए दोगे। 15 अगस्त आ गई, तुम पेन लेने आ गए, हमने कहा नहीं पेन नहीं देंगे, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। जिस डेट को परफॉर्मेंस करनी थी उसी दिन हमने मना कर दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेशन में क्या होता है कि पहले से पूर्वानुमान लग जाता है कि अब ये काम नहीं हो पाएगा। हमने 15 अगस्त को ये पेन बेचने का वादा किया है आपसे, और मेरे पास ये एक ही इकलौता पेन है, और हमने 14 ही तारीख को ये पेन मिस्टर सी को बेच दिया है। तो एक ही पेन था जिसको हमें तुम्हें बेचना था 15 तारीख को, लेकिन हमने 14 ही तारीख को ये पेन किसी और को बेच दिया है।
तो अब समझ जाओ कि 15 तारीख को कैसे पेन बिक पाएगा जब पेन ही नहीं है। दैट इज एंटीसिपेटरी। आज एंटीसिपेशन हमको मिल गया है 14 तारीख को ही कि अब आगे पेन नहीं बिक पाएगा। और अगर तुमको इस 14 तारीख के सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है तो 14 तारीख को ही तुम समझ जाओगे कि अब पेन तो हमको नहीं मिलने वाला, क्योंकि पेन पहले ही 14 तारीख को बिक गया है। तो अगर ऐसे कांड हो जाते हैं, कोई मना कर दे, तो आपके पास क्या रेमेडी है, क्या बचाव है, ठीक है। तो क्या बचाव विकल्प हैं, क्या मौजूद हैं आपके पास, क्या कर सकते हो, कहां जा सकते हो, उनके बारे में पढ़ना है कि भैया रेमेडी क्या अवेलेबल है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने समझा, ब्रीच के अंदर ये भी समझा कि एक्चुअल ब्रीच क्या होती है और एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो उसकी क्या रेमेडी मौजूद है। तो इन सब बातों को बता दिया, इनकी रीडिंग कर लोगे, एंटीसिपेटेड एक्चुअल सब बता दिया है। रेमेडीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब कि क्या रेमेडी मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई नहीं पूरा करता, रिफ्यूज कर देता है तो 5 रेमेडी मौजूद होती हैं हमारे पास, ठीक है। देखते हैं बेटा 5 रेमेडीज के अंदर कौन कौन सी रेमेडी आ जाएंगी हमारी। पहली रेमेडी है सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब कैंसिल करना होता है। तो अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं दे रहे हो तो हम चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। कोर्ट के पास जाएंगे, कहेंगे देखिए सर ये पैसा नहीं दे रहे हैं हमको, तो हम भी अपना पार्ट नहीं पूरा करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट इस पार्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यानी कोर्ट इस पार्ट को खत्म कर देगा, कहेगा ठीक है बात खत्म हुई, ये पैसा नहीं दे रहे हैं तुम पूरा ना करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। दैट इज रिसेशन, ठीक है। रिसेशन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। सूट का मतलब कोर्ट केस करना कह सकते हो, ठीक है। तो कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि भैया हम पैसे, मतलब इन्होंने अपना पार्ट नहीं पूरा किया है तो हम भी अपना पार्ट नहीं पूरा करेंगे क्योंकि इन्होंने ब्रीच किया है। दूसरा सूट फॉर डैमेजेस, अगर कुछ नुकसान हो गए हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा आपसे कांटेक्ट हुआ था कि आप अपने खेत से 1000 बोरी गेहूं हमको बेचोगे, ठीक है, 100 रुपए बोरी पे, और हमने आगे कुछ डील कर रखा है कि इन्होंने इनसे मिलेगा और फिर इसको हम बाहर बेचेंगे 110 रुपए की। तो हमें हर बोरी पे 10 रुपए कमाने थे और 100 बोरी का कांटेक्ट तुमसे किया था कि अब की जब गेहूं होगा तो आप हमें 100 बोरी गेहूं बेचोगे 100 रुपए में, 1000 बोरी बेचोगे और 100 रुपीज में। लेकिन आपने बीच में ब्रीच कर दिया और 1000 बोरी गेहूं किसी और को बेच दिया, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम तुमसे 100 रुपए में बोरी खरीदते और बाहर 110 रुपए बेचते, यानी 10 रुपए पर बोरी का मुनाफा कमाते, जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने की वजह से हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसके लिए हम तुमसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में ले जाके तुमसे हम रिकवरी कर सकते हैं। 1000 बोरी और 1 बोरी में 10 रुपए का नुकसान, यानी 10,000 रुपए हमें डैमेज हुआ है, वो तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस ठोक सकते हैं। ये कहानी यहां पे लिखी हुई है। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ये क्या है समझो। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है, यहां से समझोगे, इट मींस पेमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया है, ठीक है, तो जितना हमने परफॉर्म किया है कम से कम उतना तो पैसा दे दो, उसके लिए तो केस कर ही सकते हैं। बात समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आप हमारे पास कोचिंग करने आते हो, लॉ की कोचिंग करने आए, लॉ में मान लीजिए सपोज कर लो 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर बराबर बराबर के हैं। लॉ की फीस सपोज कर लो 2000 रुपए हुई, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली और 2 चैप्टर पढ़ लिए। बराबर बराबर चैप्टर है, मतलब बराबर बराबर टाइम लगेगा, बराबर कंटेंट है, ये मान रहे हैं। 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए और 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कह रहे हो सर हम कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम तुमसे 1000 रुपया ले सकते हैं, क्योंकि 2000 रुपये फीस हुई पूरे सब्जेक्ट की और 4 चैप्टर हैं बराबर बराबर मात्रा के। आधा हमने चीजें परफॉर्म कर दी है
और बीच में तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हम सर हमें कोचिंग अब करनी नहीं, आगे हम कैरी नहीं कर सकते, कुछ हो गया है, हम जा रहे हैं गांव जा रहे हैं, लखनऊ में रहेंगे नहीं, ये है फलाना धमाका, तो हम आपसे इतना पैसा तो रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए आपके ऊपर केस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, यानी जितना काम कर दिया है उसके बदले में तो पैसा मांग ही सकते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही हो जाएगा। अगला चौथा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर नीचे लिखा है इन सर्टेन स्पेशल केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी। तो कुछ अगर स्पेशल परफॉर्मेंस होंगे तो खाली डैमेजेस जो है वो रेमेडी नहीं देता कि पैसा मिल गया है, नुकसान जो हुआ वो मिल गया, लेकिन मजा नहीं आता। तो जब कभी कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस वाली बात होगी जहां से डैमेजेस से भरपाई पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर आपको स्पेशल परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज कंपनसेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि सिर्फ पैसे से ही बात नहीं बनेगी, कुछ और चीज होगी, रेपुटेशन की बात होगी, ठीक है, और किसी चीज की बात होगी, तो वहां पे आपको परफॉर्मेंस ही करनी पड़ेगी, फिर पैसे से बात नहीं बनेगी। डैमेजेस तो दोगे ही दोगे, लेकिन परफॉर्म आपको करना पड़ेगा जब दूसरी बात कहेंगे तब। जैसे मान लीजिए आपने सपोज कर लो किसी सिंगर को बुलाया आपने बर्थडे पे या अपनी शादी पे बुलाया कि तुम हमारी शादी पे ऑर्केस्ट्रा पे आके गाने गाओगे 4। अरिजीत सिंह को बुला लिया आपने और अरिजीत सिंह ने 10 लाख रुपए चार्ज किया। किसी वजह से उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई या फ्लाइट लेट हो गई या कुछ हो गया, नहीं आ पाए, तो आपकी रेपो की बात हो गई। आपने अपने दोस्तों से कह दिया था अरे अपने शादी में देखो हमने ऑर्केस्ट्रा में अरिजीत सिंह को बुलाया है, समझ रहे, एक रेपुटेशन की बात आ गई वहां पे। तो अब नहीं अगर अरिजीत सिंह आते हैं तो आप डैमेजेस जो आपको नुकसान हो रहे हैं वो तो आप क्लेम करोगे, उसका पैसा तो अरिजीत सिंह से लो। इसके अगेंस्ट में भी एक केस ठोक सकते हो कि हमारी रेपो की बात थी, हमने दुनिया भर में चिल्ला दिया था, अपने दोस्तों को बता दिया था, रिश्तेदारों को बता दिया था कि अरिजीत सिंह आएगा और तुम नहीं आए। तो ऐसा है, चलो शादी में नहीं आ पाए तो 3 दिन बाद हमारा रिसेप्शन है उसमें आके गाना गाओ और उसको आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? मतलब जब तक वो स्पेशल वाली परफॉर्मेंस नहीं स्पेसिफिक अदा करेगा तब तक वो फ्री नहीं हो पाएगा, समझ लो। तो कहीं पे कि जो कंपनसेशन रहता है वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त रेमेडी नहीं होता है, तो इस चीज का भी आपके पास क्या है, बेनिफिट है, इसके अगेंस्ट में भी उससे परफॉर्मेंस आप करवा सकते हो। और सबसे लास्ट है सूट फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है समझो, इंजेक्शन इज अ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो इंजेक्शन कोई वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन क्या है, कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। क्या लिखा होता है, रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट, यानी हमको रिलीफ प्रदान करेगा कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई हम 3 ट्रायल क्लासेस आपको देंगे और 3 ट्रायल क्लास के बाद अगर पेमेंट नहीं करते तो हम क्लास से आपको भगा देंगे। तो मान लीजिए आपकी 3 ट्रायल क्लास हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, फिर भी पेमेंट नहीं करते हो, तो मेरे पास ये चीज है, मैं कोर्ट के पास जा सकता हूं, कह दूंगा कि इनकी 3 ट्रायल क्लासेस हो गई हैं, कॉन्टैक्ट तो हो गया था, लेकिन 3 ट्रायल क्लास के बाद इनको पेमेंट करना था, ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आगे अब कॉन्टैक्ट नहीं कैरी करूंगा। तो हमें कॉन्टैक्ट मना कर सकता है, कोर्ट मना कर सकता है कि आप भी अब आके परफॉर्मेंस ना दो, हमें प्रिवेंटिव रिलीफ मिल जाएगी। समझ लो। तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर 3 क्लास में खत्म हुआ है। पहली क्लास भी 1 घंटे की थी, दूसरी क्लास भी 1 घंटे की थी, और तीसरी क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन अभी तक जा रहा है वो 1 घंटे 14 मिनट के आसपास का है। तो यानी कुल मिला के 3.25 घंटे में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो सकता है आसानी से। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन का तो पूरा सिलेबस कवर है और इंटरमीडिएट के लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, चलो हैप्पी स्टडिंग, जय हिंद जय भारत।